नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रदेश में गन्ना उत्पादन का रकबा बढ़ाया जाएगा। रोटरी मल्चर, फसल अवशेष प्रबंधन में कारगर कृषि यंत्र, सहभागी प्रभात, तुरंता कम अवधि वाले धान के उन्नत प्रभेद। प्रदेश में लगभग 3 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। इथेनॉल उत्पादन शुरू हो जाने से राज्य में गन्ने की खेती के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसलिए राज्य सरकार गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के हित में काम कर रही है। पिछले दिनों विभागीय बैठक के बाद गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि गन्ना उत्पादन के क्षेत्र विस्तार और बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसानों को गन्ना को बचाने सहित अन्य संबंधित मुद्दों पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि किसानों को गन्ना उत्पादन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। बाढ़ के समय में थोड़ा खेतों में पानी जम जाता है, गन्ना खेतों में, जिसे हमारे जो गन्ना लगाते हैं किसान, और बाढ़ के समय में पानी छाती भर आ जाता है, यानी 4 फीट 3 फीट आ जाता है, तो गन्ना हमारा एक तरह के मारा जाता है। तो उस पर हम बाढ़ प्रभावित जिलों में हम कैसे उसको रोकेंगे, क्या उपाय करेंगे, हम इस पर भी विचार करने वाले हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती अब बिहार में भी होगी। प्रदेश के कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने पहली बार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में इसे शामिल किया है। शुरू में 5 हेक्टेयर खेती में इसकी खेती का लक्ष्य तय किया गया है। स्ट्रॉबेरी की खेती पर प्रति हेक्टेयर 8,40,000 की लागत आएगी, जिसमें किसानों को 40% का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक इस योजना का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की ओर से जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसका लाभ दिया जाएगा। खेती के खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के प्रगतिशील किसान वीरचंद सिंह कुशवाहा से, जो कई सालों से सब्जियों की खेती करते हुए अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। ये मचान विधि से सब्जी उगाते हैं और एक साथ कम से कम 2 फसल ले रहे हैं। वीरचंद्र सिंह कुशवाहा अपनी सब्जियों को रोग मुक्त रखने के लिए अलान या मचान विधि से खेती करते हैं। मचान विधि से सब्जी उपजाने में सब्जियां जमीन से ऊपर रहती हैं, जिससे सब्जियों के पानी में सड़ने गलने का अंदेशा नहीं रहता है और काफ़ी हद तक कीट व्याधियों के प्रकोप से भी बचाव हो जाता है। इसके अलावा मचान बनाने की लागत सिर्फ एक बार लगती है, जो 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति कट्ठा आती है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो लगभग 20,000 रुपये प्रति कट्ठा बच जाता है। मैं परवल की खेती पिछले सालों से करते आ रहा हूँ। यह परवल की जो अलानी खेती है, यह बहुत लंबे समय तक टिकाऊ खेती है, जो हमारे मार्च से स्टार्ट हो जाता है फरना और अक्टूबर नवंबर तक फरते रहता है। साथ ही मचान विधि से खेती टिकाऊ भी होती है। खेती की इस तकनीक में मचान के नीचे वीरचंद्र कद्दू, खीरा जैसी फसलें भी साथ साथ ले लेते हैं। केला एक स्वास्थ्य और पौष्टिक फल है, लेकिन कुछ रोग इसे प्रभावित कर सकते हैं। अभी के मौसम में जड़ भेदक और तना भेदक कीट केले के पौधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वातावरण में नमी की भी मात्रा बढ़ जाए और बरसात के समय में भी केला के पौधों में जड़ भेदक और तना भेदक कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है। इसके लिए केले के उद्यान की साफ सफाई सबसे ज़रूरी है। केले के सूख कर गिरे पत्तों को हटाना भी उद्यान की साफ सफाई का ही हिस्सा है। केले के पौधे में जड़ भेदक कीट के प्रबंधन के लिए क्लोरोपाइरोफॉस 20% EC 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव ज़रूरत के मुताबिक 15 दिन के बाद पुनः दोहरा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केले के पत्ते काफ़ी चिकने होते हैं, इसलिए बिना स्टिकर लगाए छिड़काव न करें। दवा का प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा और प्रबंधन भी ठीक से नहीं होगा। धान की अच्छी उपज लेने के लिए भूमि की स्थिति के अनुसार प्रभेद का चयन बेहद जरूरी होता है। किसान भाइयों, अगर आपकी जमीन ऊंची है तो इसके लिए सहभागी सभा और
अर्चल, प्रभा, तुरंता जैसे प्रभेदों से धान की खेती बेहतर होगा। ये कम अवधि वाले धान के उन्नत प्रभेद है। वहीं अगर आपकी जमीन नीची है तो सबौर द्वीप, सबौर समृद्धि, राजेंद्र, मंसूरी, राजेंद्र श्वेता प्रभेदों से आप धान की खेती कर सकते हैं। जल जमाव वाले क्षेत्र में किसान सुधा, वैदेही, रंजीत, मंसूरी प्रभेद से धान की खेती करें तो उन्हें बेहतर उत्पादन का लाभ मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना की अनाज मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। लोकल गेहूं 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 4500 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, धान फसल की रोपनी शुरू हो गई है। धान का बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसल को खरपतवार से होने वाली क्षति से बचाना बेहद जरूरी होता है। सांप घास, मकरा, कोदो, कनकवा आदि धान को क्षति पहुंचाने वाले प्रमुख खरपतवार हैं। धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन निकाई गुड़ाई से भी हो सकता है। पहली निकाई रोपनी के 20 से 25 दिनों के बाद और दूसरी निकाई 40 से 45 दिनों के बाद करने से खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। फसल में खरपतवार उगने से पहले पेंडिमेथिलीन 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से धान की सीधी बुआई के 3 से 5 दिनों के अंदर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोपनी के 2 से 3 दिनों के भीतर ब्यूटाफ्लोर 50% EC 2.5 लीटर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने से खरपतवार प्रबंधन हो जाता है। कृषक बंधुओं, खरपतवार नाशी रसायनों के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी होता है जिसका आपको ध्यान रखना है। रसायनों की अनुशंसित मात्रा का ही व्यवहार करें। खरपतवार नाशी रसायनों के घोल को पूरे खेत में समान रूप से छिड़कें। छिड़काव हमेशा हवा शांत रहने या साफ मौसम में ही करें। सही समय पर उचित खरपतवार नाशी का व्यवहार करें। अभी आपने देखा कृषि जगत में हो रहे नवीनतम बदलावों को, मंडी भाव, उपकरण, तकनीक, सफलता की नई कहानी और साथ ही मौसम संबंधी समाचार। नमस्कार किसान भाई बहनों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में पशुपालन, खासकर बकरी पालन अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। इन सभी बातों से जुड़ी जानकारी देंगे, लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई, अगर आप बकरी पालते हैं, चाहे 5 बकरी हो या 50 बकरी आपके पास हो, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि उनका घर जो हुआ बरसात में चूता तो नहीं है, क्योंकि पानी अगर ऊपर से रिसेगा तो हमेशा उसके फ्लोर पे नमी बना रहेगा और नमी के चलते बकरियों में बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण होता है, संचरण होता है। इसलिए नमी युक्त वातावरण बकरियों का दुश्मन है।
ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बकरी पालन बरसात के दिनों में चुनौती बन जाती है, तो क्या सावधानियां पूर्व में बरती जाए और क्या प्रबंधन है बकरी पालन के, इसके लिए जानने के लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार के पास, जो आपको बताएंगे कि बरसात के दिनों में पूर्व में क्या सावधानियां बरती जाए और साथ ही इसके प्रबंधन के क्या तरीके हैं। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। बरसात में कई सारी परेशानियां आती है जिससे किसानों को, जो छोटे किसान हैं हमारे, चूँकि बकरियां हमारे यहाँ बिहार में आज भी वैसे ही किसान पालते हैं जो लगभग निम्न स्तर के हैं, या फिर कई ऐसे मध्यम वर्ग के किसान भी बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन व्यवसाय बाद में है। पहले हम उन किसानों के लिए बताते हैं जो बिल्कुल निम्न है, जो छोटे एकदम नीचे से कर रहे हैं। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रबंधन का तरीका होना चाहिए बकरियों में बरसात में, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रसार विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते। समय समय पर सर आपकी जानकारियां हमें, हमारे किसानों को मिलती है। उसी कड़ी में आज हम बकरियों पर जब बात करते हैं तो बकरियों में सावधानी, खास करके बरसात में, कई ऐसे, चूँकि आपने ही, आपके वैज्ञानिकों ने ही पिछले कई कार्यक्रमों में मुझे बताया कि बरसात में कई ऐसी टॉक्सिक प्लांट भी जन्म लेते हैं जिससे हमारी बकरियां बीमार होती है, या कई ऐसी सावधानियां हैं जो नहीं बरत पाते हमारे किसान रख रखाव में, आवास में, खान पान में। तो आवास की व्यवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए सर, खान पान की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? किसान भाइयों, ये बड़ा ही समसामयिक विषय लेकर आज दूरदर्शन पटना आपके बीच आया है। और निश्चित तौर पे जैसा कि शांति भूषण जी ने बताया कि गरीबों की गाय, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है, अर्थात लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन ग्रामीण जनता, पशुपालक जो हमारे हैं किसान भाई, उनके लिए ये जीविकोपार्जन का अहम साधन है। और आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में वातावरण में जीवाणुओं का, विषाणुओं का संचरण बढ़ जाता है, जिसके चलते पशु, मनुष्य के साथ साथ पशु भी आक्रांत होते हैं, अछूते नहीं रहते हैं। दिन और रात के तापक्रम में काफ़ी का अंतर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, नमी, लगातार बारिश होते रहना, जिसमें पशु भीग जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके खान पान में कई तरह के जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है। क्योंकि नमी वाला वातावरण है तो जो भूसा है वो भी नमी युक्त हो जाता है, या फिर हरा चारा भी ठीक से नहीं मिल पाती है। तो प्रक्षेत्र आवास के प्रबंधन में 2-3 बातों का ध्यान देना होगा किसान भाई। अगर आप बकरी पालते हैं, चाहे 5 बकरी हो या 50 बकरी आपके पास हो, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि उनका घर जो हुआ बरसात में चूता तो नहीं है, क्योंकि पानी अगर ऊपर से रिसेगा तो हमेशा उसके फ्लोर पे नमी बना रहेगा, और नमी के चलते बकरियों में बहुत सारी बीमारियों का संक्रमण होता है, संचरण होता है। इसलिए नमी युक्त वातावरण बकरियों का दुश्मन है। बीमारी होगी ही होगी जिस प्रक्षेत्र में, जिस बाड़े में अथवा जिस बकरी घर में नमी रहेगी। तो आप अस्वस्थ हो लें, अगर किसी तरह से पानी का रिसाव हो रहा है तो उसको यथाशीघ्र बंद करें, उसको आप मरम्मत करवावें, या फिर सीमेंट का अगर है या टीना का है, एस्बेस्टस का है, तो वहाँ पर सीमेंट लगाकर, अलकतरा लगाकर, कम पैसे में भी, लेकिन उसका मरम्मत कराकर, तिरपाल डाल करके आप उसको रोकें। दूसरा प्रमुख चीज़ है कि आजकल दिन में लगातार बारिश हो रही है, देख रहे हैं दिन भर हो रहा है, तो जहाँ बकरियाँ रहती हैं वहाँ उनके मल मूत्र के द्वारा पूरा ज़मीन गीला हो जाता है। तो आप प्रतिदिन सुबह उसकी साफ़ सफाई बेहतर करें, गीला जगह जो भेनारी वगैरह है बाहर निकाल दें, और बकरियों को भी 2 घर रखें। दिन भर रखने के लिए अलग बाड़ा रखें और रात में आप अंदर रखें, क्योंकि दिन भर अगर वो नहीं रहेंगी तो उनका मल मूत्र से वो जगह सूख जाएगा। अगर नहीं सूख रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, रात में बकरी वहाँ बैठेगी तो ठंड लग सकती है या नमी के द्वारा बीमार पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में साफ़ सफाई के बाद वहाँ पर जो आप घूरा जलाते हैं उसका जो अगर राख इकट्ठा करके रखे हुए हैं, हम बार बार कहते हैं कि अगल बगल साफ़ सफाई कर
उसको इकट्ठा करके शाम में धुआं करें, जिससे कि मक्खी मच्छर भी भाग जाएंगे और वो राख जो बचेगा वो अपने क्षारीय गुण के कारण कीटाणुनाशक का काम करता है। तो उस राख को आप घर में छींट देंगे तो उसकी नमी को वो टान लेगा, खींच लेगा और एक कीटाणुनाशक माहौल पैदा करेगा, जिसमें कि क्षारीय गुण के कारण जिससे बकरियां शांति से रात में रह सकती हैं। अगर आप बकरे फार्म खोले हुए हैं तो चूना के पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं। 10x10 के जगह में 2 से 2.5 किलो चूना का पाउडर सप्ताह में 1 दिन अवश्य ही छिड़काव करें। ये कीटाणुनाशक का काम करता है और ज़मीन को नमी रहित करने में भी काम देता है। इतना ही नहीं, बकरी फार्म के बाहर का प्रक्षेत्र जो है वहाँ कभी भी गीला चीज़ खाने के लिए ना दें। जब भी खाने के लिए दें तो टांग कर दें, क्योंकि ज़मीन पर फर्श पर बहुत सारा इन्फेक्शन संक्रमण रहता है, जो कि बकरियाँ खाएंगी अगर फर्श के संपर्क में आएगा तो उनके शरीर में चला जाएगा। सर, आहार प्रबंधन में दोनों तरह के, जो बाहर रखते हैं, बाहर चराते हैं और जो अंदर रखते हैं, दोनों तरह का आहार प्रबंधन कैसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अभी हमने आवास प्रबंधन की बात की, जो कि बरसात के दिनों में नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रबंधन में सही सलामत करते हैं तो 25 से 35% तक मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। दूसरा जो अभी किसान भाई जो बात उठाए हैं ये लोग कि उसके आहार का प्रबंधन क्या करें। बकरियां 2 तरह से पाली जाती हैं, एक खूंटे पर बांधकर और एक चराकर, और एक सेमी इंटेंसिव बांध और चराकर दोनों में। आमतौर पर बिहार में बकरियां चराई पर ही पाली जाती हैं। चराई पर अगर बकरियों को पालते हैं किसान भाई तो अवश्य आश्वस्त हो लें कि इन दिनों जल जमाव वाले क्षेत्रों में बकरियों को चरने के लिए न निकालें, क्योंकि जल जमाव वाले क्षेत्रों में अथवा लगातार मूसलाधार बारिश 2 दिन 3 दिन पड़ रही है, जलमग्न हो गया है, जल हट गया है और घास नई नई निकली है, वहाँ पर चरने के लिए हरगिज न भेजें, क्योंकि मल मूत्र के द्वारा कृमियों के अंडे, परजीवियों के अंडे उन हरे हरी घासों पर चिपक जाते हैं और बकरियाँ चरने के क्रम में खा लेती हैं, जिससे यकृत कृमि रोग, लिवर फ्लू अथवा अन्य अंतः परजीवी जनित समस्याएं हो जाती हैं, जिनसे उनके शरीर का खून का कमी होगा और कई तरह की बीमारियां से बकरियां आक्रांत हो सकती हैं। तो उनको चरने में बिल्कुल ध्यान दें। चरा हुआ पानी में डूबा हुआ घास अगर खिलाना है तो काट करके ले आवे, अच्छे से पानी से धो दें 2 बार 3 बार चापाकल के पानी से, और फिर उसको धूप में हल्का सुखाकर और हैंगिंग पोजीशन में टांग करके बल्ले में, और तब उसको खिलावे तो बेहतर रहेगा। अगर घर में भी खिलाते हैं घर में तो नाद में हमेशा सूखा खली दें, सूखा भूसा दें, कभी भी गीला चीज़ न खिलावें, बासी चीज़ हरगिज न कहें, क्योंकि फफूंदों का संक्रमण हो जाता है। आज का बचा हुआ खाना कल बिल्कुल ही न दें, विशेषकर बरसात के दिनों में नहीं दें। पाचक की दवा दें। नमक और खनिज मिश्रण अवश्य प्रति 5 ग्राम से 7 ग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन दें। 3 से 5 ग्राम नमक ही प्रतिदिन दिया करें इन दिनों। और अगर दुधारू बकरियां हैं तो उन्हें 5 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा भी महीना में 10 या 12 दिन अवश्य पिलावें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आहार पर करेंगे तो इनकी उत्पादकता भी बरकरार रहेगी, जो मेमने हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे, और आहार और आवास प्रबंधन से संक्रमण नई बीमारियों का होगा और बकरियां स्वस्थ रहेंगी। निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिक आपके लिए बता रहे हैं कि आप कितना बढ़िया से बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन आपके लिए बेहतर रोजगार बन सकता है, बेहतर आमदनी का जरिया बन सकता है। इतनी अच्छी जानकारी के लिए सबसे पहले आपकी तरफ से धन्यवाद हम अपने विशेषज्ञ को देते हैं। सर, आपको हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत आभार। अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। जब हम
एक कंपोनेंट का बेकार वाला पदार्थ जिसको वेस्ट बोलते हैं, उसको जब दूसरे कंपोनेंट में इनपुट के रूप में यूज करते हैं, यानी उपयोगी बना देते हैं उसको, और इस तरह से जब हम खेती करते हैं, कृषि के साथ कुछ घटक जोड़ देते हैं, जैसे कि पशुपालन हो सकता है, वो मछली पालन हो सकता है, मशरूम पालन हो सकता है। दर्शकों, अभी आपने जाना बकरी पालन से जुड़ी तमाम बातों को। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है समेकित कृषि प्रणाली को लेकर क्यों जरूरी है बदलते दौर में और बदलते हुए मौसम में समेकित कृषि प्रणाली। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार जी से। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं शांति भूषण। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा विषय है, एक ऐसा शब्द है जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चित रहा है। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सस्य विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है। किसान जो भी अपने खेत में जो भी कुछ करते हैं, यदि उनका क्षेत्र है, कृषि कार्य कर रहे हैं, उसके साथ हर एक कृषि के परिवार के साथ जो है कुछ लाइव स्टॉक रहते हैं, यानी गाय भैंस बकरी कुछ भी रहता है। जब हम एक कंपोनेंट का बेकार वाला पदार्थ जिसको वेस्ट बोलते हैं, उसको जब दूसरे कंपोनेंट में इनपुट के रूप में यूज करते हैं, यानी उपयोगी बना देते हैं उसको, और इस तरह से जब हम खेती करते हैं, कृषि के साथ कुछ घटक जोड़ देते हैं, जैसे कि पशुपालन हो सकता है, वो मछली पालन हो सकता है, मशरूम पालन हो सकता है, सूअर पालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो किसान के जिसमें चॉइस है, उस कंपोनेंट को अपने कृषि फसल के साथ जोड़ लें, तथा एक का बाई प्रोडक्ट जो बेस्ट पदार्थ है वो दूसरे के लिए इनपुट की तरह यूज करें। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से करना चाहता हूँ कि जैसे हम धान गेहूं की खेती करते हैं, तो धान गेहूं की खेती करने के बाद जो उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो ग्रेन होता है उसको हम लोग अपने खाने के लिए रख लेते हैं, और जो पुआल बच जाता है उसको हम अपने मवेशी को खिला देते हैं, और उस मवेशी से जो गोबर प्राप्त होता है उसका FYM बनाकर, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बनते हैं, गोबर की खाद बोलते हैं, उसको बनाकर फिर से खेत में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिएंट का चक्रीकरण हो रहा है। यहाँ से पुआल से गया, जानवर के पास गया, जानवर खाया, जानवर से गोबर निकला, फिर खेत में आ गया, यानी खेत का सामान खेत में फिर आ गया। तो सारी न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकलिंग हुआ वो आ गया। तो इससे क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, हम उसका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, और उसको पूरी की पूरी तरह से जो है अपने खेत में यूज कर लेते हैं उसको। इससे क्या होता है कि मान लें हम ऑर्गेनिक खाद का यूज किए, जो हम खाद बनाए यूज किए, यदि हम 25 से 35% भी उसके खाद के केमिकल फर्टिलाइज़र की मात्रा को जो है कम कर दिए, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो कृषि की लागत, खेती की लागत में जो है काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है समेकित कृषि प्रणाली, क्योंकि यहाँ 90% से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं। अब आधा एकड़ पर, और यहाँ की मुख्य फसल पद्धति है धान गेहूँ, यदि आधा एकड़ में हम धान गेहूँ की फसल की खेती करते हैं तो आपको साल भर में मैक्सिमम जो शुद्ध आय जो बोलते हैं, जो हाथ में पैसा आता है, वो केवल आएगा 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। कोई भी किसान के परिवार में 5, 6, 7 फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब आप समझिए कि 20 से 25 हज़ार में या 15 से 20 हज़ार में कैसे उनका जीविकोपार्जन होगा। तो ज़मीन का हॉरिजॉन्टल विस्तार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़मीन सीमित है। तो इसके हम वर्टिकल के रूप में जब ऊपर की ओर जा सकते हैं, जिसको मल्टी टायर क्रॉपिंग इस तरह के खेती में है जो है जा सकते हैं, या तो फिर छोटे जैसे धान गेहूं की खेती हम करते रहें, उसके अलावा छोटा सा पोर्शन उसका काट लें और उसमें हम 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट में मुर्गी पाल लें। 200 मुर्गी का हम अपना पालन का क्षेत्र बना लें और 200 मुर्गी पालन करेंगे तो ब्रॉयलर के पालन करेंगे। ब्रॉयलर में क्या होता है कि ये जो एक दिन का चूजा जो है हमारा
35 से 40 दिन में जो है ये 1.5 से पौने 2 किलो का हो जाता है। और एक चूजा पर भी यदि हम 20 रुपए का भी फायदा रखते हैं तो एक चूजा पर हमको 200 से हमको जो करीब करीब 4,000 का फायदा हो जाएगा। और 7-8 साइकिल लेने पर करीब 30 से 32 हज़ार रुपये प्रति साल जो है हमको केवल 200 स्क्वायर फीट ज़मीन से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बकरी को जोड़ देते हैं तो हमारे ये जो इनकम है वो और बढ़ जाता है। करीब करीब जो है ये साल भर में यदि आप 20 बकरी को ले लेते हैं तो यहाँ की जो मेन जो ब्रीड है वो है ब्लैक बंगाल। ये जो है 14 महीने में जो 2 बार बच्चे देती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है। यदि हम इसको इस तरह से मिला जुला कर खेती करते हैं तो 2 साल में आपको इस खेती से जो है कम से कम जो है आपको 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के समेकित कृषि प्रणाली है। मुर्गी पालन हो चाहे और बत्तख पालन हो या किन किन चीज़ों को शामिल करके ये एक सिस्टम बनाया गया है समेकित कृषि प्रणाली। क्योंकि समय हमारे पास कम होता है और जानकारियाँ हमें ज़्यादा चाहिए आपसे, तो ये ज़रूरी होता है सर। देखिए ये जो कंपोनेंट का जो सिलेक्शन होता है बिल्कुल किसानों का चॉइस, उसका प्रीफरेंस, उसके कितना टेक्निकल नॉलेज है इस पर डिपेंड करता है। उसकी ज़मीन की स्थिति कैसी है। यदि कोई फार्मर है जिसका निचला ज़मीन है जहाँ पर पानी की 3-4 महीना जमा रहता है, 5 महीना जमा रहता है, तो वहाँ पर उसको मछली का पॉन्ड बनाकर मछली का भी समावेश करना चाहिए। यदि ऐसा एरिया हो जहाँ पर ज़मीन ऊँची है, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं हो, तो वहाँ पर मछली करना सही नहीं होगा। तो वहाँ पर बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, इस तरह के जो है उद्यम जो है उसको चयन करना चाहिए। अगर हम सब्जी के या मिल्क का, डेयरी का व्यवसाय उसमें करते हैं तो ये देखना होगा कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है, मार्केट की फैसिलिटी कितना है, जहाँ पर हमारा केंद्र है वहाँ से जो शहर की दूरी कितना है, हमारा प्रोडक्ट कितने दिन में या कितने घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि मिल्क एक पेरिसेबल चीज़ है, मशरूम भी पेरिसेबल है। हमारा जो है आज टूटा है मशरूम या आज हमारा दूध है वो 3-4-5 घंटे के अंदर शहर में पहुँच जाना चाहिए, मार्केट में पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा वो ख़राब हो जाएगा और किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल किसानों पर निर्भर करता है। वो खुद की उनकी क्षमता होनी चाहिए कि वो किस कंपोनेंट का सिलेक्शन करे और कौन सा कंपोनेंट उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस कंपोनेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लोकेशन के हिसाब से ही उसका सिलेक्शन करना चाहिए। आप उसमें चाहे जिन विषयों को रखें या जो रखें आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अल्टरनेट ऐसा होना चाहिए कि जो आपका अपशिष्ट है वो आपके लिए उपयोगी हो जाए। तो किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली जिसकी चर्चा हमारे विशेषज्ञ ने की, जिसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले तो हम इनको धन्यवाद देते हैं सर आपको कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि बकरी पालन में क्या सावधानियां और क्या है प्रबंधन, और साथ ही साथ समेकित कृषि प्रणाली जो है आज के दौर की यानी आज के समय की मांग। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।